सच बोलना एक गुनाह हो चुका है। खुशहाली का दौर बहुत दूर हमें नजर आ रहा है। जो ना खाने वाली बात है वो गलत साबित हो रही है। महंगाई वाला जो इशू, इंपोर्ट्स को कम कर दिया आपने, एक्सपोर्ट क्या किया? बल्दियाती इंतखाबात का कोई साइन नहीं है। बात पर मुतमिन है कि भाई बारी मिल गई है। आप ब्लैकमेल हो रहे हो। डिलीवरी का तो वो है नहीं ना सिस्टम, कोई मतलब उसमें चेंज नहीं आया। वो जो पीपल्स पार्टी और नून ने दागबेल डाली थी, कलीदी रोल अदा किया है। अभी जो कुछ डेवलपमेंट हुई है हमारे हमसाये में, सफे की मजबूरी यह है कि वो 5 साल अगले भी चलाए। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त आसिफ अली भट्टी साहब। जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, इस्लामाबाद बेस्ड हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इस्लामाबाद की सियासत पर, और क्योंकि हुकूमत को कवर करते हैं और पीटीआई की हुकूमत के 3 साल पूरे भी हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इनसे गुफ्तगू की जाए और जानने की कोशिश की जाए कि जो वादे पीटीआई ने किए थे इक़्तिदार में आने से पहले, उन पे अब तक किस हद तक अमल हो सका है। भट्टी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी चेहरा मुबारक देखने को बड़े मुद्दत बाद मौका मिला है। इरादा तो था कि बहुत जल्द आपसे गले मिलें, लेकिन आपने उससे पहले ही कोशिश की है कि जो रवाज चल रहा है अभी ऑनलाइन का, उसी को इस्तेमाल करें। जी, बिल्कुल। और इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है कि हुकूमत की तीसरी सालगिरह आ रही है, तो ज़रा बताएँ ना जल्दी-जल्दी एक रिपोर्ट कार्ड बनाएँ। जैसे स्कूलों में रिपोर्ट कार्ड बनता है, उसमें लिखा जाता है कि बच्चा जो है गुज़श्ता साल में किन चीज़ों में कामयाब हुआ और किन में नाकाम हुआ। तो जब आप पीटीआई के मंशूर को देखते हैं और उनके 3 सालों को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपने वादों पर किस हद तक अमल किया? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपसे थोड़ी पहले माज़रत कर लूं, क्योंकि हमारे जो हालात हैं सहाफ़ियों के यहाँ पे, आप उससे बड़ी अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। हुँ, और while sitting at the helm of affairs, like I mean as a watchdog, आप खुद इसका हिस्सा रहे हैं सहाफ़त का। अब तो तदरीस से आपका चूंकि ताल्लुक है, तो बुनियादी तौर पे तो यहाँ पे सच बोलना एक गुनाह हो चुका है और सच बोल नहीं सकते जिस तरह का सच अवाम को बताना चाहिए। लेकिन आपने चूंकि तीसरी सालगिरह का खुशकुन लफ्ज इस्तेमाल किया है, हुँ, तो सारे अगर अच्छे-अच्छे काम होते तो हम आज बड़े खुश होते और हम खुद भी सेलिब्रेट करते इसको। हुँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 साल में जिन वादों पर ये हुकूमत आई थी, जो ये तयशुदा मामलात हमारे सामने बार-बार रखते रहे कि बस बैरून मुल्क से लोग पैसे भेज देंगे और सारे कर्जे उतर जाएँगे और उसके बाद एक खुशहाली का दौर शुरू होगा। तो अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब, अभी तक वो खुशहाली का दौर बहुत दूर हमें नज़र आ रहा है, बल्कि नज़र ही नहीं आ रहा। उस खुशहाली जहाँ के तक 2 पिलर्स थे। एक तो बाहर से लोगों ने पैसे भेजने थे और लाइन में लग के टैक्स जमा कराना था, और चोरों और डाकुओं से लूटा हुआ माल भी हमने निकलवा लेना था। हाँ जी, जिन चोरों और डाकुओं को उन्होंने पकड़ के अंदर बंद करना था, उनको सबको इन्होंने आज़ाद ऐसा किया कि एक जो है वो लंदन चला गया बकौल इनके, वो जो डाकू है। उसके हुँ, बाद बाकी जो डाकू हैं, किसी को कोई एमनेस्टी दे दी है, वो कभी बीमार हो जाते हैं। और हुँ, जिन लोगों को पकड़ के अंदर बांधा हुआ है, वो अभी तक वो मान नहीं रहे शायद, जिनसे वो कुछ मनवाना चाहते हैं। हुँ, तो आपने दुरुस्त कहा कि ये 2 पहलू थे कि एक लूटी लूटी हुई दौलत जो है ना, बल्कि लौटी हुई दौलत जो है वो इनको वापस मिलनी थी, वो भी नहीं मिली। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम इसका तकाबली जायजा लें, अगर हम पिछली गवर्नेंस के जो मॉडल्स थे हुँ, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के, दो हमारे यहाँ जमाती निज़ाम जो है वो चलता आ रहा है पिछले ज़ाहिर है कमोबेश 74 साल के। हम इस सालगिरह का भी आपको मुबारक हो, 14 अगस्त की भी, हुँ, कि हम 74 बरसों से देखते आ रहे थे और 75वें बरस में हमें ये महसूस हो रहा है कि एक थ्री पार्टी सिस्टम जो है इस मुल्क के अंदर वो सियासत हो रही है। तो जो तीसरा अंसर शामिल हुआ था, तो लोगों की बड़ी तवक्कुआत थी उससे हुँ, कि किसी न किसी तरीके से हमारे मसाइल हल हो जाएँगे, लोगों के जो बुनियादी महँगाई जैसे इश्यूज़ हैं, वो ख़त्म हो जाएँगे और एक खुशहाली और जिसे कहते हैं ना सब कुछ अच्छा का टाइम वो देखेंगे अपनी हुँ, ज़िंदगी के अंदर। लेकिन पिछले 2 जो गवर्नेंस के मॉडल्स हैं, उनमें हमने देखा था कि उनका जो फ़ोकस होता था, वो किसी हद तक मैं ये नहीं कहता कि वो बड़े कोई अवामी किस्म के लोग थे। उन्होंने भी अपनी जेबें भरी होंगी मुमकिना तौर पे, और जो मुल्क का हशर हुआ है उसमें ज़ाहिर है ये नज़र आता है कि उनका अपना हिस्सा भी कहीं न कहीं होगा। हुँ, लेकिन वो कहते हैं ना, आपको जिस डाकू की आप बात कर रहे हैं बकौल पीटीआई के, वो कुछ खाता है तो कुछ लगाता भी है। हुँ, तो इत्थे ते अल्लाह दा शुक्र है कि बस ना इन्होंने खाधा ते ना लाया है, मैनूं ते ये नज़र आ रहा है। लेकिन
जो ना खाने वाली बात है वो गलत साबित हो रही है आहिस्ता हर दूसरे दिन काफी एक नया स्कैंडल्स स्कैंडल। उस हुकूमत में निकल आए हैं अभी तक, चाहे वो एग्जैक्टली। याद का स्कैंडल हो या रिंग रोड का स्कैंडल हो या चीनी का स्कैंडल हो या आटे का स्कैंडल हो, वक्तन फवक्तन जो है वो ऐसी चीजें सामने आती रहती हैं। इवन आईपीपीएस का स्कैंडल, जिससे हमें ये लगता है कि उतनी चीजें अच्छी और एल रोशन नहीं है जितना हमें बताया एल जाता है। एल एन जी का भी आ गया जी, जो सबसे ज्यादा स्मार्ट मूव थी इनकी कि जी हम्म। हम बड़ी, अगर किसी ने 12 की खरीदी है तो हम $12 से कम करके कुछ $6 की बल्कि मुफ्त ही ले आएंगे। हम्म। तो वो पता चला कि वो 18 से भी ऊपर चली गई। खैर एनीवेज, ये अगर हम इस सिचुएशन को हम देखें, अगर मॉनिटर करें और हमें ये अंदाजा हो कि जो मॉडल इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर या एज ए कप्तान लाना चाह रहे थे, वो उसमें कुली तौर पे अगर हम ना कहें नाकाम हुए हैं, तो किसी हद तक कामयाब नजर आते हैं और किसी हद तक, बड़ी हद तक नाकाम रहे हैं। हम्म। अच्छा, उसकी फंडामेंटल मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने आते साथ कहा था कि मैं हर 3 महीने बाद वो कैबिनेट की मीटिंग करके और उसको एवेलुएट करूंगा, जो परफॉर्मेंस होगी मिनिस्टर्स की और उनकी डिसमिसल्स होंगी और विकेट उड़ा दूंगा। हम्म। तो मुझे याद है अच्छी तरीके से कि हमने जो पहला इनका, जो जैसे ही आए थे, आपको पता दिसंबर वाज द थर्ड मंथ, जी तो बिल्कुल। दिसंबर में इन्होंने एक मीटिंग की, बड़ी मैराथन मीटिंग थी, कोई कई घंटों पर मुहित। हम्म। और वो उसका नतीजा ये निकला कि डिसमिसल इन्होंने की कुछ 3 मिनिस्टर्स की, जिसमें आपने हेल्थ का इशू, अद्वियात का जो सबसे पहला स्कैंडल आया था इस जी। गवर्नमेंट की, जो सेहरा बना है इस माथे का, जूमर बना है, वो अद्वियात का स्कैंडल था। हम्म। और उस अद्वियात के स्कैंडल में जो आजकल सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, वो उस वक्त वो विकेट आउट हो गए थे और उनको मिनिस्ट्री उनसे वापस ले ली गई थी। फिर इसी तरह एक और मिनिस्टर साहब, फिर तीसरे मिनिस्टर साहब। तो एक अजीब सा एक भौचाल आ गया था कि बस अब खैर नहीं किसी की। हम्म। तो फिर ये हुआ कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए, वो 3 महीने का वक्त खान साहब भूलते गए और फिर एक नया गवर्नेंस मॉडल लाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो परफॉर्मेंस को इस तरह एवेल्युएट नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह एवेल्युएट करेंगे कि मिनिस्ट्रीज क्या कर रही हैं और अवाम की फलाह के क्या काम हो रहे हैं। हम्म। फिर उन्होंने कोई ऑनलाइन सर्विस शुरू की कि लोग अपना ग्रीवेंस जो है या जो अपनी शिकायत हैं वो ऑनलाइन पेश करेंगे, तो खान हम्म। साहब खुद देखेंगे उसे। वो भी खत्म हो गया, कुछ समझ नहीं आती वो कहाँ चला गया। काम कर रहा है वो, मतलब ऑनलाइन है, उसको कौन देख रहा है ये नहीं पता। फिर उसके बाद जो मिनिस्ट्रीज के अंदर आपने डेवोल्यूशन प्लान रखना था कि हम्म। आपने साइज उसका छोटा रखना था, वो साइज इस वक्त 50, खान साहब कई दफा अपना ब्रेक कर गए रिकॉर्ड अपना ना, हम्म। कि 50 क्रॉस कर जाते हैं, अभी भी 52 53 के करीब जो है ना वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम्म। फिर उसके बाद आप जो मुल्क के अंदर आपने जैसे कहा कि महंगाई वाला जो इशू, हम जिसको बुनियादी इशू समझते हैं, ये एक उसके बड़ा डिस्कनेक्ट है महंगाई वाला, कि एक तरफ हुकूमत आजकल ये क्रेडिट ले रही है कि हमने जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो रिवाइव कर दिए हैं, रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा कम हो गया है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं वगैरह वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। तो ये डिस्कनेक्ट जो है, इसका क्या जवाब देती है हुकूमत? मेरा ये ख्याल है डॉक्टर साहब, जवाब तो कहीं से कोई नहीं आता, हम्म। बल्कि जवाब ऐसा मिलता है कि वो हमलों की सूरत में हो, एंकर को घर बिठाने की सूरत में हो, रिपोर्टर को जो है वो खत भेजने का हो या उसको धमकियां देनी हो। मैं खुद उसका विक्टिम हूँ। हम्म। बाकी जो हमारे यहाँ अगर कोई अच्छा अच्छा बोले, आप जैसे एंकर खूबसूरत चेहरों वाले लोग आके बोले, तो बस वो हरा हरा दिखाएंगे तो वो सारा कुछ ठीक है। हम्म। तो ये जो आपने सवाल किया ना, ये इतना ही क्रिटिकल है जितना हमारे इस वक्त लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे। हम्म। अब मेरे शायद इस जुमले से भी लोगों को नाराज ना हो कि चूल्हे क्यों नहीं जल रहे, क्योंकि आपने वो आटा, वो चीनी, वो घी, वो बिजली के बिल, वो आपने पेट्रोल की कीमत, जो कि आपने लोगों को बताई थी, खुद बताई थी भाई, हमने वो धरने कवर किया आपके, हमने आपकी वो एजेंडा सेटिंग जो आपने रखी थी, हमने उसको कवर किया और आपने ये कहा था कि ये सारा कुछ नजर आएगा, कि कोई माई का लाल जो है ना पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा सकेगा, उसके ऊपर जो लेवी टैक्स है एक बनता हम्म। है, हुकूमत अपना रखती है, क्वेश्चन रखती है, वो खत्म कर दिया हम्म। जाएगा। फिर आपने कहा कि बिजली के बिलों पर जो गरीब आदमी है उस पर कोई बोझ कभी जिंदगी में नहीं पड़ेगा जब तक हम हुक्मरानी करेंगे। वो भी गलत साबित हो हम्म। गया। फिर उसके बाद आपने चीनी का बोरान देखा, आटे का बोरान देखा, ये सारे बोरानों से आप कह रहे थे अगले महीने निकल जाएंगे, 10 दिनों बाद निकल जाएंगे। वो बोरान इतने लंबे हो गए कि
जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात बनने थे उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आप जो कह रहे हैं ना डिस्कनेक्ट, बेसिकली मुझे समझ नहीं आती कि जो हमारे कुछ रिपोर्टर्स हैं, हमारे दोस्त हैं या कुछ एंकर्स हैं, वो कैसे कहते हैं कि ये डेवलपमेंटल फेज में दाखिल हो। मुझे कोई एक ईयर बता दें पिछले 3 सालों में से, मतलब तीनों सालों में कोई एक ईयर या कोई एक मंथ बता दें जिसमें आप इस कंपैरिजन के साथ, भाई देखें पूरी दुनिया की मार्केट तो बंद पड़ी हुई है, तो आपने क्या चीज इंपोर्ट करनी थी? अच्छा, फिर आपने एक्सपोर्ट क्या किया? इंपोर्ट्स को कम कर दिया आपने, एक्सपोर्ट क्या किया आपने? कोई इंडस्ट्री बताएं जो पाकिस्तान में चल रही है उस वक्त। अच्छा, फिर जो आप जिस ट्रेड साइकिल की बात करते हैं कि करंट डेफिसिट हमने कम कर, ओ भाई ये तो कनेक्टेड चीजें हैं। जब आप कोई चीज बेच ही नहीं रहे, कुछ ले ही नहीं रहे, तो आपकी बाकी चीजें जो इंटरनेशनल पेमेंट्स है वो तो ऑटोमेटिकली कम हो जानी है ना। किस्तें आप दे रहे हैं। वैसे हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ने अभी चंद दिन पहले एक ब्रीफिंग में यह बताया कि जी अब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट दोबारा माइनस में जा रहा है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि उसका मतलब ये है कि ग्रोथ हो रही है, क्योंकि वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट पहले हराम था वो अब हलाल हो गया। और इसलिए इसलिए कि वो जो जिस तरह का इसहाक डार साहब उस्तादी किया करते थे ना डॉलर को मेंटेन रखने के लिए, और पैसे इधर से पकड़े, आईएमएफ से आए थे तो वो भी डाल दिए वहीं पे, डॉलर स्टैटिक पोजीशन, ये कुछ ऐसी मेथोडोलॉजीज हैं जो कि हम आम आदमी को शायद उससे समझा ना सकें। टू बी ऑनेस्ट, हमें पता है जब हमें ब्रीफिंग इनसाइट दी जाती है या बताया जाता है तो ये सारी कहानी पता चल जाती है कि भाई आपने डॉलर की आर्जी तौर पे उसको मेंटेन रखने के लिए आपने जहां से पैसा था तो आप पोर कर रहे थे ताकि मार्केट में डिवैल्यूएशन ना हो और वो भी स्टैटिक पोजीशन में रहे, इधर से आपका रुपया भी बरकरार रहे। ठीक है, इशू ये है कि ये किसी भी सूरत में किसी गलत राजी नहीं, यानी करंट डेफिसिट पहले कम करके दिखाया, उसका क्रेडिट भी ले लिया, अब बढ़ रहा है तो तब भी उसका क्रेडिट ले रहे हैं। यानी कि मैंने एक कॉलम में लिखा था कि यू टर्न्स तो अच्छे होते हैं, तो हमारी एक एमएनए साहिबा है पीटीआई की, उन्होंने वो लहरा के मेरा कॉलम, उन्होंने कहा कि देखें आप लोग मान गए इस बात को कि यू टर्न्स तो अच्छे होते हैं। तो किसी पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त से मुझे कहा यार वैसे इन्होंने कुछ समझाते देना सी कि भैया लिखिया की है तुसी, और मैं कहा अच्छी गल उन्होंने समझ नहीं आई, उन्होंने उस गाल पकड़ लिया कि जनाब हाँ जी यू टर्न्स तो अच्छे होते हैं। मैं कहा चलो शुक्र है खुश हो गए इस गाल। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो अपने डिफेंस में हुकूमत ये कहती है कि जी देखें हमारा जो परफॉर्मेंस है वो क्योंकि कोविड आ गया पूरी दुनिया में तो उस वजह से हम वो सारा कुछ नहीं कर सके जो हम करना चाहते थे। किसी हद तक इसमें हकीकत भी है, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को खास तौर पे देखें तो जो हमारा ग्रोथ रेट है और जो इकोनॉमी का साइज है वो 2019 से ही श्रिंक होना शुरू हो गया था, जब तक दुनिया में कोविड नहीं आया था। थोड़ा सा आगे चलते हैं इकोनॉमी से। आपने डेवोल्यूशन का जिक्र किया। एक वादा ये था इस हुकूमत का कि हम इक़्तिदार को निचली सतह पर मुंतकिल करेंगे, बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे, वो भी नहीं हो सके अभी तक। देखिए जी, उस पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी मौजूद है, अगर आपको पता हो इस बात का। और हमारे यहाँ चूंकि हम ये समझते हैं कि चलें कोई कानून अगर इनको पूछ ले हुक्मरानों को, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, आप देखें कोई बल्दियाती इलेक्शन नहीं है, उसके बाद आप देखें डिक्टेटर करवा सकता है बल्दियाती इलेक्शन। अच्छा, उसकी वो रीजन ये देते हैं कि जी क्योंकि उसने अपने आप को मजबूत करना होता है, इसलिए वो एलबी पोल्स करवाता है कि वहां पे उसके अपने बंदे बैठे होंगे ताकि वो काम करवा सके उनसे। तो भाई चले कोई गवर्नेंस का मॉडल तो होता है ना। मैं कोई डिक्टेटर को अच्छा नहीं कह रहा, मैं तो कंडेम करते हुए कह रहा हूं कि भाई उसके ज़हन में आ गई ये बात कि भाई लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पे हल होने चाहिए, वहां का एक नाजिम होना चाहिए, डिप्टी नाजिम होना चाहिए, काउंसलर होना चाहिए। यार आप लोग इस बात को नहीं समझते कि बेसिक गवर्नेंस सिस्टम जो कि जहां पे आप रहते हैं, जहां पे ये ब्रिटिश जिनका हमने मॉडल अपनाया हुआ है मदर ऑफ डेमोक्रेसी का, या इवन इंडिया, यार मतलब वहां पे आप देखें दिल्ली में बैठा हुआ एक खाकरोग जो है वजीर आला बन के, वो इस वक्त पूरे गवर्नेंस के मॉडल को लोगों को, फेडरल गवर्नमेंट को बता रहा होता है कि कैसे करनी है चीजें। तो हम न समझना चाहते हैं, ना हम तरक्की याफ्ता लोगों से समझना चाहते हैं, ना हम तरक्की पजीर से समझना चाहते हैं, ना हम जो हमारे से नीचे लोग हैं ना उनको हम देखना चाहते हैं। इशू ये है कि इस गवर्नमेंट से ये तवक्को थी कि कम से कम वो जो नैरेटिव जो कि आम आदमी की बात करते थे खान साहब, कम से कम डेवोल्यूशन प्लान पर अमल फौरी तौर पे हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तक बात नहीं पहुंची। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए हुए भी साल से ज्यादा हो गया, अभी तक बल्दियाती इंतखाबात का कोई साइन नहीं है। हर दफा ये होप उठती है
हर 2-4 महीने के बाद के बस ये अब काम उस पर शुरू होने जा रहा है, लोग बेचारे अपने अपने असेंबल करना शुरू करते हैं अपने आप को कि यार कोई इलेक्शन लड़िए करिए। आपको पता है, हम गाँव के लोग हैं, हमें पता है कि लोग किस तरह तैयारी करते हैं वहां पे। हम्म, लेकिन इशू फिर वहीं पे आ जाता है कि भाई आप किसी गवर्नेंस के मॉडल पे जाएं तो सही, हम्म, आप इस बात को, उस डेवोल्यूशन प्लान को समझें तो सही। आप तो कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं मुल्क के अंदर। हम्म, यार ये देखें, ये भी एक बहुत बड़ा फलसफा है ना कि आप इसको महंगाई समझते नहीं है कि यार अगर घी की कीमत पर केजी 70-80 रुपए बढ़ जाए तो ये कोई महंगाई तो नहीं है। और आटे की बिल्कुल। कीमत और अगर 10 रुपए अगर या 20 रुपए पर केजी बढ़ जाए तो ये कोई महंगाई तो नहीं है। हम्म, पेट्रोल की और कीमत अगर 25 रुपए बढ़ जाए ओवरनाइट तो वो महंगाई तो नहीं है। इवेंचुअली जो है वो यही इश्यूज जो है वो इकोनॉमी के इश्यूज जो है वो सियासत के साथ और गवर्नेंस के साथ इतने अच्छे तरीके से, इतने इंटेंस तरीके से जुड़े हुए हैं कि हमेशा आप उस एक महंगाई के इशू की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे जब भी हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात होगी। और डेवोल्यूशन के साथ एक और जुड़ा हुआ इशू था कि जनूबी पंजाब का सूबा इनको बनाना था, वो भी ये नहीं बना सके। फिर आपने जैसे वज़रा की तब्दीली का ज़िक्र किया था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन होती है मेरी हमेशा कि 3-4 दफ़ा ये वज़रा को तब्दील कर चुके हैं। हमेशा जो पीटीआई के वज़रा हैं, उनकी तब्दीली होती है, जो इत्तेहादी जमातों के वज़रा हैं, उनकी कोई तब्दीली नहीं होती। क्या इसका मतलब हम ये समझें कि उनकी परफ़ॉर्मेंस बड़ी बेहतरीन है या ये इत्तेहादी सियासत की मजबूरियाँ हैं? देखिए जी, फिर वहीं पे बात चली जाती है कि आपके पास जो मॉडल है वो आप बार बार गिला तो जरूर करते हैं। जैसे वो बिलावल भुट्टो उनके बारे में कहते हैं कि सेलेक्टर्स और सिलेक्टेड जो हैं वो दोनों ही इस बात पर मुतमिन है कि भाई बारी मिल गई है हमें। हुँ, तो आपने अवाम को तो बारी नहीं दी फिर भी, यानी कि वो थर्ड पार्टी से जो चेंज आनी थी, जो एक आम आदमी को रिलीफ मिलना था, वो इसी तरह मिलना था ना कि आपके परफॉर्मेंस देते वज़रा। हुँ, आपका जो गवर्नेंस का मॉडल जो कि डॉक्टर इशरत साहब छोड़ के चले गए हैं 3 साल बेड़ा गर्क करके, वो हर दौर में किताब लिख देते हैं, हुँ, हर दौर का हिस्सा भी होते हैं, किताब भी लिखते हैं और उसके बाद चले भी जाते हैं। हुँ, यानी उसकी भी आपको समझ नहीं आई कि आपको कोई फिर चूना लगा गया था। हुँ, ठीक है। और फिर जिस तरह से आपने अभी बयान किया कि जी इत्तेहादी, यार क्या मजबूरियां हैं डॉक्टर साहब, ये भी तो एक मसला है ना कि इतना मोहताजी वाला आपको वो चक्कर में फंसाया है कि भाई आप कभी एक को राजी कर रहे हैं, कभी एक को बुला के कह रहे हैं अच्छा भाई यार वजारत तुम्हारी ड्यू थी, ये लो भाई पकड़ लो वजारत। हुँ, एक साहब आते हैं वो कहते हैं कि जी हम फिर वो धड़ा इकट्ठे कर रहे हैं, हम दोबारा से कराची में देखें हमें बड़े वोट पड़े, हुँ, तो आप वहां पे मजबूर हो जाते हैं। फिर आप जेडीए की तरफ से अगर कोई किसी पीर फकीर का आ जाता है फोन तो आप उस पर ढेर हो जाते हैं। फिर आप जो बलूचिस्तान में हुकूमत चला रहे हैं उसके हवाले से आप ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। तो भाई सच्ची बात है कि हम लोग जो लिखारी हैं या हम लोग जो जर्नलिस्ट हैं, ये जो हम सुनते और बोलते हैं, ये हमें चीजें ग्राउंड पे नजर आती हैं कि आप ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। हुँ, और खान साहब ने कहा था मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, ये हुँ, उनके अल्फाज थे। और हर लम्हा उन्होंने ये हमें यकीन दहानी करवाई अवाम को कि ब्लैकमेल नहीं होंगे वो। लेकिन जब वो ब्लैकमेल होते हुए नजर आते हैं तो फिर हम बोल नहीं सकते हैं कि भाई हम कैसे कहें कि यार आप ब्लैकमेल हो रहे हैं। हुँ, इसलिए मैं नहीं कह रहा कि ब्लैकमेल होते हैं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि वो शायद ये गवर्नेंस का मॉडल है हुँ, जिसमें आप फ्लैक्चुएट करते हैं कि नहीं यार अच्छा तुम्हारा मसला है। यानी खान साहब ऊपर से शुरू कर रहे हैं, हालांकि वो कहते थे कि नीचे से शुरू करना चाहिए, लेकिन एक जुमला उनका था, जब ऊपर बंदे ठीक होते हैं तो नीचे खुद ही ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो शायद वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके इत्तेहादी जब मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, तो शायद अच्छी परफॉर्मेंस देंगे वो। इसलिए उनके वुज़रा की कभी बात नहीं हुई है। वो हुँ, उनकी वीडियो टेप्स आ जाएँ, उनके ऑडियो टेप्स आ जाएँ, वो साफ़ियों को गालियाँ दे रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, उनके ऊपर कोई एलिगेशन लग जाए, ना उनकी अभी तक कोई तहकीकात हुई हैं। आप एक वज़ीर की सिर्फ मैं मिसाल दूँ जो कि जिनका पता नहीं किस कोटे से आए होंगे, वो हैं वज़ीर कानून। हुँ, तो वो जो भी कह दें, जो भी कर लें, वो सत्ते खून उन्होंने माफ़ नहीं। हुँ, उसके बाद बाकी और भी वज़रा हैं जो कि इत्तेहादियों में से हैं। उन पे पिछले दिनों किसी ने सवाल उठाया कि वो एक मोहतरमा हैं जो कि मुशर्रफ के दौर में वज़ीर तालीम थी। वो कुछ डिफेंस हमारा एक महकमा है वो दिफाई पैदावार का, उसकी वो वज़ीर हैं। हुँ, और उनके पास कोई और भी चार्ज हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के। तो उनकी परफॉर्मेंस क्या है, तो वो उन्होंने बड़ी सख्ती से तरदीद की और अचानक एक्टिव हो गई। वो हुँ, रोज़ाना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ गई, कोई इधर आ गई, कोई उधर आ गई। तो हमारे यहाँ सर कोई डिलीवरी का तो वो है नहीं ना सिस्टम
जिसमें आप ये एवेलुएट करें कि हाँ जी क्या परफॉर्म किया है और उसकी डिलीवरी परफॉर्मेंस क्या रही है अवाम तक जो मसाइल हल करने के हवाले से, तो वो तो खैर है नहीं। वैसे वजीर कानून का आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो किस कोटे से आया है, उसके बारे में नहीं, बात मुझे मुझे नहीं मुझे उसके मुझे नहीं बारे मुझे में बात करते मुझे हैं अभी। मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। लेकिन एक जो बहुत बड़ा नारा था इमरान खान साहब का, वो था कि करप्शन जो है उसको मैं खत्म करूंगा या कम करूंगा, और उसके साथ जुड़ा हुआ था जो इदारों में रिफॉर्म्स था, खासतौर पे पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में, उस पे कितना काम हुआ है अभी तक? आपने रिपोर्ट पढ़ ली होगी अभी जो रिसेंटली इंडेक्स आया है करप्शन हम्म, का। तो खान साहब ने शुरू में एक जो उसकी रिपोर्ट थी नैब की, हम्म, जिसमें कोई अरबों, पता नहीं कितने अरबों, हमें तो वो याद ही फिगर नहीं रहते अब, इतने सारे अरबे अरबे आगे पीछे हो गए ने, कि वो कितने अरब की वो करप्शन होती है डेली बेसिस पे। हम्म, तो वो करीब करीब पहुंच गया उसके साथ, वो जो हम्म, अरबों का कोई जिक्र होता था हम्म, उसके करीब करीब पहुंच गया। तो मेरे ख्याल में तो वही परफॉर्मेंस है कि करप्शन कम करने की वो कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने शुरू किया है अपने वुजरा से। हम्म, और हर वजीर के खिलाफ जिस पे नाम आता है, चाहे वो रिंग रोड हो चाहे वो कहीं पे भी हो, वो बड़े शोर और शद्दोमत से उसकी इंक्वायरी होती है, और उसके बाद फिर क्लीन चिट मिल जाती है। वो हम्म, करप्शन से अल्लाह का शुक्र है कि वो निकल आते हैं, और उसके बाद फिर सब कुछ ठीक चलना शुरू हो जाता है। फिर किसी वजीर की आप और मेरे जैसा कोई पागल आदमी जो है ना, वो कोई खबर निकाल लेगा, तो वो छपेगी, उसके बाद नोटिस होगा, नोटिस के बाद उसके ऊपर एक्शन होगा, इंक्वायरी कमेटी बनेगी। वही पुराना सिलसिला है सर, कोई मतलब उसमें चेंज नहीं आया। वो जो पीपल्स पार्टी और नून ने दागबेल डाली थी, वो उसी तरह की चल रहा है सिलसिला। लेकिन इंटरनली हमारी जो पीटीआई की हुकूमत है, ये एविडेंस के तौर पे पेश करते हैं कि जी देखें, लोगों ने हमें आज़ाद कश्मीर में भी वोट दिया है, हमारी हुकूमत बनी, गिलगित बल्तिस्तान में भी वोट दिया है, हमारी हुकूमत बनी है, उसका मतलब यह है कि लोग हमारी पॉलिसियों से बड़े खुश हैं। तो कैसे असेस करेंगे आप? डॉक्टर साहब, मैं सोच रहा था कि आपने सवाल ये क्यों नहीं किया, हम्म, क्योंकि आप बड़े दाई हैं पीटीआई की परफॉर्मेंस के, और हमेशा आप बड़ा तारीफ करते हैं आप। तो ये परफॉर्मेंस आप क्यों नहीं देख रहे कि भाई पाकिस्तान की हुकूमत, यानी पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत होती है उसी की हुकूमत कश्मीर में होती है, उसी की हम्म, हुकूमत शायद आपसे मेरा इस पे बात भी शायद हुई थी, जी बिल्कुल, अगर आपको याद हो कि, बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है कि पीपल्स पार्टी के दौर में, मैं वुजरा के नाम नहीं लेता, वो वहां जाके बैठ गए थे, हम्म, अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी लगाया, और वहां पे पहले जीबी में जीते, ये बिल्कुल सेम मॉडल, हम्म, और फिर आके कश्मीर में जीत गए। आपको याद होगा कि कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। बिल्कुल, पीएमएलएन आई, एक बहुत ही अच्छे, जो कि इस वक्त नवाज शरीफ का जो एजेंडा है उसको अपनी उनकी बेटी के जरिए चलाने में बड़ी महारत रखते हैं, वो साहब जाके बैठ गए एक और सेनेटर के हमरा वहां पे, और रोजाना हेली से आना जाना, जहाज से आना जाना, और वहां पे अपना चीफ सेक्रेटरी लगाया, जो कि आज एक बड़े अहम ओहदे पे बैठे हुए हैं इस वक्त, जिनको मिलकर लगाया गया है। तो वो उन्होंने पहले वहां पे रहे, फिर उसके बाद जैसे ही 6 महीने बाद उनकी चेंज करके उनको आजाद कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी लगाया गया, वहां इलेक्शन जीता आपने, हम्म, पीएमएलएन ने। तो वही रेप्लिका है, वही हुआ है। परफॉर्मेंस की क्या बात है इसमें, कौन सी ठीक, परफॉर्मेंस, किस चीज की परफॉर्मेंस? और दूसरा, सियालकोट का इलेक्शन, हम्म, वो जिन्होंने जितवाया, आई मीन फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने, हम्म, जो फ्रंट पे थी, जी वो बिल्कुल, तो उनको तो आपने यार निकाल दिए। तो हम्म, देखिए, इससे बड़ी कोई ज्यादती हो सकती है कि जो बंदा परफॉर्मेंस दे, क्लीन बोल्ड करे उनकी अपनी सीट पे पीएमएलएन को, और आप उसको निकालते हैं, तो फिर आप, इसका मतलब आप खुद ही कह रहे हैं कि ये तो फिर इलेक्शन कैसे फिर आपने जीता है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फाइनली अब आप मुझे ये बताएं कि इन 3 सालों के दौरान हम एक लफ्ज बार बार सुनते रहे हैं, वो ये है कि वन पेज पे है ये हुकूमत, और उसकी वजह से हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो वन पेज अभी भी बाकी है, और जो अगले 2 साल का मंजरनामा है वो आपको क्या बनता नजर आ रहा है? डॉक्टर साहब, मैं अगर आप मेरे कॉलम्स उठा के देखें और मेरी अगर गुफ्तगू सुने, तो मैं बहुत सारे अपने सीनियर्स से, अब जाहिर है मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि आज गई और कल गई, हम्म, आज सफा फट चुका है, और बस कल जो है ना ढेर होने जा रही है हुकूमत, हम्म, और बंदोबस्त हो गया है, बंदा आ रहा है, फलाने को चुन लिया गया है, नया सिलेक्टेड बंदा भी आ गया है ये। लेकिन मेरा हमेशा से ये रहा है स्टांस, और अभी भी है इस बात पे, कि देखें, आप इस मॉडल को लोग समझते होंगे, मुझे यकीन है, सीनियर लोग हैं, बहुत सारे हमारे कुलीग्स हैं, लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि
और लोगों के सामने क्यों नहीं बयान कर रहे हैं खुल के कि भाई ये जो मॉडल है ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट मॉडल है। ये पहले पाकिस्तान में एक्सरसाइज उस तरह से नहीं हुआ। इट्स अ न्यू काइंड ऑफ मॉडल विच इज बीइंग एप्लीकेबल, और अप्लाई करने के बाद उसको उस फेज से गुजारा जा रहा है कि इसको मजीद के साथ कामयाबी की तरफ लेके जाए। भाई आप कितनी दफा सफा आप ईमानदारी से बताएं, हम पहले 6 महीने से सुन रहे हैं कि सफा फट गया, या सफे के ऊपर जो है ना काली लाइनें लग गई हैं, या सफे की जो है ना वो उसके अंदर ना कोई प्रॉब्लम आ गई है। कुछ नहीं ऐसा हुआ भाई, लाज़िम मलजूम है। अब मैं कोई अल्फाज वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, शायद मुनासिब नहीं होंगे, लेकिन ये एक दूसरे की मजबूरी है और कोई तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। लिहाजा इसी मॉडल को चलना है। ये सक्सेसफुल मॉडल है और बिल्कुल एक सफा हो ना हो, सफा रहेगा, एक ही रहेगा, चाहे किसी की मजबूरी हो कि उसने कहीं जाना हो छोड़ के सफा, लेकिन वो सफा छोड़ के नहीं जा सकता। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और उसके बाद लोग भी हमारे बड़े सियाने हो गए माशाल्लाह, इतने अरसे में उन्होंने काफी कुछ समझ लिया। तो अगले 2 साल और अब आप कहेंगे जी वो शेर रशीद सिर्फ प्रेडिक्शन करते होते हैं, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि जो सफा है वो सफे की मजबूरी ये है कि वो 5 साल अगले भी चलाए। और अब जो मॉडल आ गया है, मैं जरा खुल के थोड़ा सा यहाँ पे जरूर बोल दूंगा कि अभी जो रिजीम आ गया है आपके हमसाए में, वो रजीम और खान साहब की पुरानी तकारीर उठा के देखें और वो सारा कुछ सेम पेज, एक और नया पेज मिलने जा रहा है साथ। तो ये जो पेज है, ये पेज आगे बढ़ेगा इसी तरह से सक्सेसफुली। और अब अब तो जेन्युइनली जरूरत पड़ गई है इसकी, उस एक सफे की। अब वो एक सफा जो है ये बरकरार रहेगा और उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होगी कि आप देखें ना, सच्ची बात है कि आपके जो शुरू में ही आपने लफ्ज कह दिया था, डाकू जो एक फरार है पाकिस्तान से पीटीआई के मुताबिक, उसे उस वक्त के पिछले मफरूर प्रेसिडेंट के जो सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट के हेड थे, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अफगान गवर्नमेंट, वो जाके मिल रहे थे उनसे जाके लंदन में। तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं अब बाकी बची। अब आप खुद ही इसको ट्रांसलेट कर लें कि क्या इसको कहां से हम देखें जाके। लिहाजा अब हमने एक नई शुरुआत करनी है, एक नए सिलसिले शुरू होने हैं। फिर चाइना का जो ऐलान है कि जी हम उनके साथ मिलके चलेंगे, ज़रा सी पैक उन्होंने गुजारना है, तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अब एक कामयाब जो गवर्नेंस का मॉडल है बकौल शख्स से, कि ये अब एक सफा बरकरार भी रहेगा और आगे भी चलेगा, और इसमें कोई भी किसी को फाड़ने की कोई ना इजाजत है और ना कोई फाड़ेगा इसको। और 2 साल और फिर उसके बाद देखें, अल्लाह खैर करे क्या होता है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने मुख्तसर वक्त में बैनुस्सुतूर में काफ़ी कुछ कह दिया और जो हमारे सुनने वाले हैं वो इससे मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ समझ जाएंगे कि इंटरनली क्या हो रहा है और आइंदा क्या होने वाला है। एक चीज आपने सवाल नहीं पूछा वैसे, यानी गरीबों के मुतालिक भी पूछ लिया करें यार। एक तो हमारे मुल्क के गरीब हैं, दूसरे सहाफी भी गरीब हैं यार। उसका तो आपने शुरू में ही जिक्र कर दिया था। जिक्र आपने तो देखें ये भी नहीं पूछा कि भाईजान कि नए लोग कितने फारिग हुए और कितने मजीद फारिग होने जा रहे हैं। बिल्कुल। सिर्फ एक, अगर ये गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा मेहरबानी कर ले, थोड़ा सा इस बात पर। आप तो देखें, आपको तो एक नया लॉ आ रहा है, आपने उस सवाल को पूछा नहीं मुझसे, मैं चाह रहा था कि आप उसे पूछते कि हमारी जो इस गवर्नेंस मॉडल, इस हुकूमत का जो गवर्नेंस मॉडल है, उसके अंदर इन्होंने देखें बिल्कुल जीरो कर दिया है मीडिया को। ये इनके लिए अपने नुकसानदेह है। मीडिया कभी कहीं दुनिया में जीरो नहीं होता। आपने अपने मुल्क में देखा कि ट्रंप के साथ क्या हुआ, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा, सिर्फ सच्चाई छपती रही, और फिर आखिर में क्या हुआ। लिहाजा कोशिश ये करें कि भाई जो सच है उसके अंदर अपनी आप चीजें अपनी बताएं कि आपने क्या परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, डेफिनेटली मीडिया आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन आप जुबान बंदी की जो कोशिशें हर दूसरे दिन करते हैं, और जिस तरह से आपने एंकर्स को, अभी हामिद मीर साहब बाहर बैठे हुए हैं, तलत हुसैन साहब तो ऑलरेडी पहले से बाहर थे, कुछ दोस्त हमारे कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी चिड़िया को जो है ना वो नया सॉफ्टवेयर उसका करवाया, लिहाजा वो प्रोग्राम में आके बैठ गए। तो ये सूट नहीं करता डेमोक्रेसी के अंदर। लिहाजा मीडिया को थोड़ी सी स्पेस दें, ये आपकी फायदे की बात है, हमारी जो खित्ते की सियासत है उसके फायदे की बात है, और फिर आपके एक सफे की भी जरूरत होगी। बिल्कुल। और अलमिया यह है भट्टी साहब के हमारी जितनी सियासी जमातें हैं उनको आज़ाद मीडिया की याद सिर्फ तब आती है जब वो अपोजिशन में होती हैं, हुकूमतों में आके उनकी
तरजीहात बदल जाती हैं, और जैसे मैंने कहा कि हमारे सुनने वाले जो हैं वो इस सारी गुफ्तगू में से काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि हो क्या रहा है। इस पर हम आइंदा भी गुफ्तगू जारी रखेंगे। अभी तक के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जो लोग इसको देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की गुफ्तगू आइंदा भी आपके सामने लाते रहें। अब तक के लिए इतना ही। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया।